दोस्तों, कई बार बदलाव के लिए सदियां भी काफी नहीं होती। कई बार कुछ वक्त में सदियों से ज्यादा बदलाव हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी है चीन की। चीन जो कि आज दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कई दशक पहले तक चीन एक काफी पिछड़ा हुआ और अविकसित देश हुआ करता था, लेकिन आज हालात एकदम उलट हैं। तो दोस्तों, आखिर ये कैसे संभव हुआ? चीन में बदलाव कैसे आया? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सही समय है, आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, साल 2001 ये वो समय था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे और उस वक्त यही सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन हुआ करती थी। इसके साथ ही एक और न्यूज भी थी, वो उस वक्त सुर्खियां बटोर रही थी, और वो ये कि दोहा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को एक मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर दिया था और यहीं से पूरा ग्लोबल ट्रेंड चीन के फेवर में आ गया। इसके बाद धीरे धीरे चीन एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जानी जाने लगी। चीन के विकास में उसके इतिहास का भी बड़ा योगदान है। सन 1800 में चीन के किंग एम्पायर की कुल जीडीपी पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी के बराबर हुआ करती थी। चीन और यूरोप के व्यापार के संबंध काफी अच्छे थे। चीन यूरोप को सिल्क, सिरेमिक और दूसरे कई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जिसके बदले में यूरोप से उसे अच्छा रिटर्न मिलता था। इसके बाद अपनी बढ़ती जनसंख्या और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यूरोप ने पश्चिमी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया और यूरोप की ये नीति चीन के लिए बर्बादी का संदेश लेकर आई और उसका व्यापार चौपट हो गया। इसके बाद रही सही कसर सन 1839 में अफीम की खेती को लेकर छिड़ी जंग ने पूरी कर दी। विदेशी दबाव के चलते चीन को अपने पोर्ट अफीम के व्यापार के लिए खोलने पड़े। दोस्तों, ये वो दौर था जब चीन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में बीजिंग की सरकार को पता था कि देश के हालात को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण। लेकिन चीन एक काफी बड़ा और हाईली पॉपुलेटेड एरिया था और ऐसे में उसके आउटडेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को बदलकर नया बदलाव लाना आसान काम नहीं था, और हुआ भी। चीन की विरासत को संभाल रहे उनके वंशजों के सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक के बाद एक फेल होते चले गए। अस्थिरता का दौर तब तक जारी रहा जब तक 1945 में विदेशी सेना ने जापान और चीन के बंदरगाहों पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। इसके कुछ साल बाद चीन की बागडोर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ गई। वहीं से चीन में सुधार के नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन अभी तो इस सफर की शुरुआत हुई और दुनिया के दूसरे देशों से चीन के संबंध खराब होने लगे। माओ जेडुंग लीडरशिप में चीन ने कैसी सरकार का निर्माण किया जहां ये माना जाने लगा कि देश के इंडस्ट्रियल विकास के लिए कैसी सरकार का होना जरूरी है जिसका उसकी पॉपुलेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो। तभी वो अपने विदेशी कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएगा और उनकी नीति शुरुआती दौर में चीन के लिए फायदेमंद साबित हुई। शुरुआत में चीन को काफी सफलता मिली। उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी से ग्रो होने लगे। खास तौर से स्टील, कोयला और पेट्रोकेमिकल के फील्ड में चीन को काफी सफलता मिली। लेकिन ये जब सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फल फूल रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे चढ़ता चला जा रहा था। इस वजह से चीन में फूड सिक्योरिटी की समस्या चलने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए चीन की सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चालू की। उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह ग्रोथ की जा सके। ऐसे में चीन की सत्ता पर काबिज माओ त्से संग ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने चीन के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माओ त्से तुंग एक मिलिट्री मैन थे और इसलिए उन्होंने इस संघर्ष के आसपास केंद्रित विकास करने की तैयारी की। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। 1959 में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से चीन ने दुनिया के सबसे बड़े अकाल की मार को भी झेला। 50 मिलियन लोग इस अकाल की भेंट चढ़ गए। ये चीन के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। इससे उबरना आसान नहीं था। चीन को अपने देश को दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खड़ा करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करने और सही नीतियां बनाने की जरूरत थी। जबकि इसी दौर में जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही थी। अब चीन को यह समझना था कि उसने आखिर गलती कहां की। उसके पड़ोसी देश ने ऐसा क्या किया कि वो उनसे इतना आगे निकल गया। अगर बात जापान की करें तो उस पर कई दूसरे देशों ने राज किया। इस वजह से सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने विकास के कई प्रोग्राम चलाए।
इसके अलावा इनकी मिलिट्री भी काफी पावरफुल हो गई थी और जब 1945 में जापान ने सत्ता को अपने हाथ में लिया तब उसके पास पहले से ही एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जिसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया। वहीं चीन को अपनी शुरुआत जीरो से करनी थी। इसके अलावा भी जापान, साउथ कोरिया और ताइवान बहुत तेजी से विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे थे। जब माओ का निधन हुआ तो चीन की सत्ता डेंग शियाओपिंग के हाथों में आ गई। उन्होंने माओ के दौर से चली आ रही नीतियों में कई बदलाव किए और विकास के लिए 3 स्टेप रोड मैप की योजना बनाई जो चीन का सबसे बड़ा हथियार था। उसका बड़ा आकार और डेंग ने इस नए नए आर्थिक प्रयोगों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। वो जब भी कोई योजना बनाते उससे पहले एक छोटे से एरिया में अप्लाई करते थे और अगर उसे सफलता मिलती तो उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता। इससे रिस्क काफी कम हो जाता था। चीन की बड़ी सिटीज में कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई जाने लगी, लेकिन डेंग ने अपनी बहुत बड़ी ताकत, उनके देश मैन फोर्स की ताकत को पहचान लिया था और उन्होंने इस लेबर फोर्स का सही दिशा में इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज की जगह छोटे प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करने पर जोर दिया, जिसमें सबसे प्रमुख थे कपड़े, कॉस्मेटिक्स और खिलौने, और उसके बाद तो मेड इन चाइना अपने आप में ही ब्रांड बन गया। इसके बाद एक के बाद एक कई नई फैक्ट्रियां शुरू की गई और चीन की शहरी आबादी 190 मिलियन से बढ़कर 300 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। इसके साथ ही चीन ने अपने दरवाजे दुनिया के दूसरे देशों के लिए खोल दिए और दूसरे देशों को सस्ते वर्कफोर्स और बेहतरीन सुविधाओं का लालच देकर अपने देश में आने के लिए बाध्य किया, जिसकी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की और देखते ही देखते चीन में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण होने लगा और चीन ने खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सेट कर लिया। कुछ दशक पहले तक जापान और ताइवान से पीछे चलने वाला चीन दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क बन गया। चीन के इस विकास ने चीन की सरकार के बनाई गई नीतियों की भूमिका भी चीन के इस विकास में चीन की सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों की भूमिका काफी अहम रही। चीन में आज भी सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर वो चीन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। चीन की जनता पूरी तरह चीनी सरकार के कंट्रोल में रहती है। वो क्या देखेंगे, वो क्या सुनेंगे, ये सब वहां की सरकार तय करती है और इसलिए चीन की सरकार आराम से बिना किसी रुकावट के देश के विकास के लिए नीतियां बनाती है, उन्हें लागू करती है। इसका फायदा देश के विकास को मिलता है। उसकी एक्सपोर्ट नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से दुनिया के हर देश में चाइना से माल सप्लाई होता है। यही वजह है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। दोस्तों, चीन के इस विकास के बारे में आपकी क्या राय है और क्या विकास के नाम पर चीनी नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का हनन करना सही है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।